नमस्कार। भारत के ग्रामीण कल्याण में एक बहुत बड़ा या यूं कहें कि एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे सरकारी दस्तावेजों के हवाले से समझेंगे कि आखिर 2 दशक पुराने मनरेगा को बदलकर नया विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 क्यों लाया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। तो इस पूरे विषय को हम 6 आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले मनरेगा की कमियां, फिर नया विकसित भारत बिल, दोनों के बीच का अंतर, नए बिल की फंडिंग, गांव पर इसका असर और आखिर में इसकी निगरानी और जवाबदेही। शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो सच में चौंका देने वाला है। जरा इस पर गौर कीजिए। 2011-12 में हमारी ग्रामीण गरीबी 27.1% थी, जो 2022-23 में घटकर सिर्फ 5.3% रह गई है। मतलब गांव में आमदनी और डिजिटल कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ी है। और जब गांव इतनी तेजी से बदल रहा है तो जाहिर है रोजगार का पुराना ढांचा भी बदलना ही था, है ना? लेकिन ये ग्रामीण रोजगार की नीतियां रातों रात नहीं बनी हैं। 1960 के दशक में रूरल मैनपावर प्रोग्राम से शुरू होकर 70 और 90 के दशक की अलग-अलग योजनाओं से होते हुए आखिरकार 2005 में ऐतिहासिक मनरेगा लाया गया था। हालिया बदलावों की गहराई को समझने के लिए इस लंबे सफर को याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, मनरेगा की सीमाएं। आखिर इस 20 साल पुराने सिस्टम को बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, सरकारी डॉक्यूमेंट साफ बताते हैं कि अपनी तमाम कामयाबियों के बावजूद मनरेगा कई ढांचागत कमियों यानी स्ट्रक्चरल इश्यूज के बोझ तले चरमरा रहा था। जैसे जमीनी स्तर पर काम का ना होना, खर्च तो हो रहा है पर वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे, मजदूरों की जगह मशीनों का गलत इस्तेमाल, डिजिटल अटेंडेंस के नियम टूटना और हाँ, महामारी के बाद 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या में भारी गिरावट। इन सभी परेशानियों ने एक नए और ठोस कानूनी बदलाव को बिल्कुल अनिवार्य कर दिया। और यही एंट्री होती है हमारे दूसरे हिस्से की, विकसित भारत विधेयक 2025, जो कि 2047 के भारत के लिए एक आधुनिक ढांचा है। इस नए बिल में एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा बदलाव किया गया है। जो प्रशासनिक खर्च यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बजट था, उसकी लिमिट को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। अब आप सोचेंगे इससे क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब है कि अब बेहतर और स्किल्ड कर्मचारियों की भर्ती हो सकेगी, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी और पंचायत के स्तर पर योजनाओं को ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि गांव के स्तर पर टारगेट हमेशा पूरे हों। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, इन दोनों के बीच की तुलना और मुख्य विशेषताएं। आइए देखते हैं कि मनरेगा से ये नया बिल कितना अलग है। नए बिल को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे पुराने कानून के आमने सामने रखना। यहाँ एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। मनरेगा में हर साल 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। नए विकसित भारत बिल में इसे सीधे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। जो ग्रामीण परिवार मैनुअल लेबर करना चाहते हैं, उनके लिए ये 25 दिन सीधे तौर पर इनकम सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा मजबूत कर देते हैं। एक और बड़ा और फ्रैंकली काफी स्मार्ट बदलाव है। मनरेगा साल भर चलता था, कोई रुकावट नहीं, पर नए बिल में खेती के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों के पॉज विंडो का कानूनी प्रावधान किया गया है। मतलब जब फसल की बुआई और कटाई का बिजी टाइम होगा, तब 60 दिन तक पब्लिक वर्क्स रुके रहेंगे। ये इसलिए किया गया है ताकि खेती के लिए किसानों को मजदूर आसानी से मिल सकें और बाकी बचे 305 दिनों में मजदूरों को 125 दिन की गारंटी बेरोक-टोक मिलती रहे। है ना कमाल का बैलेंस? इसके अलावा नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के 4 प्राथमिकता वाले एरिया बिल्कुल साफ तौर पर डिफाइन किए गए हैं। ये हैं जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से जुड़ा ढांचा और चरम मौसम या क्लाइमेट से बचाव के तरीके। ये फ्रेमवर्क बेहतरीन तरीके से बताता है कि कैसे स्थानीय पंचायतों की योजनाएं पीएम गति शक्ति जैसे बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ आसानी से जुड़ जाएंगी। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, फंडिंग और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। पैसों का इंतजाम और जवाबदेही कैसे तय होगी? देखिए, योजना की फंडिंग प्रणाली को पूरी तरह से बदला जा रहा है ताकि फंड्स का कोई गलत इस्तेमाल ना हो। मनरेगा में क्या था कि फंडिंग डिमांड पर आधारित होती थी, जिससे बजट अक्सर आगे पीछे हो जाता था। लेकिन विकसित भारत बिल में नॉर्मेटिव फंडिंग का नियम लाया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब बजट का एलोकेशन सिर्फ मांग पर नहीं, बल्कि क्लियर रूल्स और डेटा के आधार पर होगा। ये सिस्टम
योजना को केंद्र सरकार के स्टैंडर्ड बजट मॉडल से जोड़ता है, जिससे काम मांगने या बेरोजगारी भत्ता पाने के कानूनी अधिकार की भी पूरी तरह से रक्षा होती है। अब इस नंबर को देखिए, 1,51,282। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि मजदूरी, मटीरियल और प्रशासनिक खर्चों के लिए हर साल लगभग 1,51,282 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। और इस विशाल बजट में से केंद्र सरकार का हिस्सा 95,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होगा। कॉस्ट शेयरिंग का ये एक नया मॉडल सामने आया है। ज्यादातर राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच खर्च का अनुपात 60-40 तय किया गया है। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्यों के लिए ये 90-10 होगा, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहां पूरा 100% खर्च केंद्र उठाएगा। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली है, बेरोजगारी भत्ते का पूरा खर्च सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों को ही उठाना होगा। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, ग्रामीण इकोसिस्टम पर इसका असर। अर्थव्यवस्था, किसानों और मजदूरों को आखिर क्या फायदा होगा? जब गांव में रोजगार को सीधे सड़कें बनाने, वाटर कंजर्वेशन और मार्केट कनेक्टिविटी जैसे प्रोडक्टिव कामों से जोड़ा जाता है तो इसके व्यापक लाभ होते हैं। सरकारी सोर्सेस कहते हैं कि इससे परिवारों की आमदनी तो बढ़ती ही है, साथ ही लोकल मार्केट में खपत बढ़ती है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने की क्षमता आती है, और सबसे बड़ी बात, काम की तलाश में जो मजबूरी में पलायन होता है यानी डिस्ट्रेस माइग्रेशन, वो काफी हद तक कम हो जाता है। किसानों के लिए भी इसमें बहुत क्लियर फायदे हैं। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, वो जो 60 दिन का पॉज विंडो है ना, उससे फसल कटाई के टाइम पर मजदूरी में आने वाली अचानक तेजी रुक जाएगी और किसानों को आराम से लेबर मिल जाएगी। इसके साथ ही योजना के तहत बनने वाली बेहतर सिंचाई व्यवस्था और स्टोरेज फैसिलिटीज से किसानों की फसल और बाजार तक उनकी पहुंच सीधे तौर पर बेहतर होगी। और मजदूरों के लिए इस नए बिल का क्या अर्थ है? पहली बात, 125 दिन का काम मतलब ज्यादा कमाई। दूसरी बात, काम पूरा होने के 15 दिन के अंदर ट्रांसपेरेंट तरीके से सीधे डिजिटल पेमेंट। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार होगा उसका डायरेक्ट फायदा भी उन्हीं को मिलेगा। और अगर सरकार काम नहीं दे पाती तो बेरोजगारी भत्ते के रूप में एक सॉलिड कानूनी सुरक्षा भी उनके पास हमेशा रहेगी। आखिर में हमारे छठे हिस्से पर आते हैं, निगरानी और जवाबदेही। इन पब्लिक फंड्स की रक्षा कैसे होगी? भारत के लाखों गांवों में इतने बड़े ऑपरेशन को ठीक से चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए एक बहुत ही सख्त फ्रेमवर्क बनाया गया है। मार्गदर्शन के लिए नेशनल और स्टेट लेवल पर परिषदें होंगी। ग्राम पंचायतें 50% से ज्यादा कामों को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करेंगी। ट्रांसपेरेंसी के लिए ग्राम सभाओं द्वारा सोशल ऑडिट करना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। और सबसे खास बात, अगर कहीं कोई बड़ी अनियमितता मिलती है तो केंद्र सरकार के पास अब सीधे फंड रोकने और एक्शन लेने की क्लियर पावर होगी। तो इन सब डिटेल्स को समझने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल वहीं रह जाता है, क्या विकसित भारत जी राम जी विधेयक सच में 2047 के विजन के लिए भारत के ग्रामीण कार्यबल को पूरी तरह आधुनिक और सक्षम बना पाएगा? देखिए, कानून में ये बदलाव पुराने सिस्टम की गहरी कमियों को दूर करने और एक मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट ढांचा बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश जरूर है, लेकिन इसकी असली अग्नि परीक्षा तो देश भर के गांव-गांव में इसके सफल कार्यान्वयन से ही होगी। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।